नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपको सीधा लाइव देहरादून लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधन। जो भी परिवर्तन है उन सब परिवर्तनों को करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। इस दिशा में आज यहाँ पर जो एमओयू साइन किए गए हैं, उद्यमिता और कौशल विकास के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ उद्यमिता संवर्धन हेतु एक समझौते पर आज यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस क्रम में जहाँ छात्रों को वर्चुअल लैब की सुविधा प्रदान होगी, अमृता विश्वविद्यापीठम केरला तथा कंप्यूटर दक्षता और आईटी विशेषता के लिए एडुनेट आईबीएम के साथ भी समझौता किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के नैक प्रत्यायन की क्वालिटी फैक्ट एवं अनुशंसा रिपोर्ट उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कार्य की रूपरेखा निश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। राज्य में आवश्यक संसाधनों को सुलभ कराते हुए हमारी सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा को पहुंचाने के लिए बहुत गंभीरतापूर्वक इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने दूरस्थ शिक्षा के महत्व को भी देखा है। मुझे खुशी है कि दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने में हमारी सरकार के प्रयास में नेट जैसी प्रतिष्ठित संस्था लगातार सहयोग कर रही और डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जैसा मंच से कहा कि लगातार इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करने के लिए, सेमिनार आयोजित करने के लिए भी नैक के जो हमारे शर्मा जी ने कहा अभी यहाँ पर कि जो भी आवश्यक मदद होगी वो डू इट, उन्होंने कहा डू इट, जब धन सिंह जी बोल रहे थे तो वो करने के लिए तैयार है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राज्य में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारे यहाँ पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, नैक का क्षेत्रीय केंद्र राज्य के साथ साथ निकटवर्ती राज्य तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। दिल्ली से विशेष चार्टर्ड विमान से वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी और इन 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी और 2 योजनाओं का लोकार्पण और एक का शिलान्यास करेंगी। साथ ही उनका केंद्र सरकार की प्रदेश में शुरू की गई 3 योजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। राष्ट्रपति मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी और दून विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। केंद्र सरकार की प्रदेश में शुरू की 3 योजनाओं के शिलान्यास के लिए राष्ट्रपति मुर्मू देहरादून पहुंची हुई हैं, देहरादून के दौरे पर हैं और इन 2 दिनों में वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी विशेष चार्टर्ड विमान से और 2 दिवसीय दौरे को उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम लाइंड अप हैं, जिसमें वो लोकार्पण और एक का शिलान्यास करेंगी। साथ ही उनका केंद्र सरकार की प्रदेश में शुरू गई 3 योजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित माना जा रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी और दिल्ली से विशेष चार्टर्ड विमान से वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी और करीब 4:30 बजे राजभवन पहुंचेंगी और इन 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत। ज्ञानेंद्र तिवारी जी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ज्ञानेंद्र जी, क्या कुछ पूरी है जानकारी? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पे हैं, 2 दिवसीय दौरे पे आ रही हैं। कल उनका देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले वो देहरादून के राजभवन पहुंचेंगी, जहां राज्यपाल से उनकी मुलाकात है और ऐसे में तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। परसों जो कार्यक्रम है, 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एक मसूरी और एक देहरादून में। सबसे पहले वो मसूरी के लिए प्रस्थान करेंगी और मसूरी जो आईएएस प्रशिक्षण एकेडमी है वहां वो शिरकत करेंगी। वहां उनका जो प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी हैं उनका संबोधन होगा। वो देश के तमाम ऐसे प्रशिक्षु अधिकारी जो आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं
उनको अपना संबोधन देती हुई नजर आएंगी। तमाम उनकी तरफ से जो बातें हैं उनके लिए कहती हुई वो दिख जाएंगी। दूसरी तरफ देखें तो उसके बाद शाम को के समय 4 बजे के करीब जो परसों कार्यक्रम है वो दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करने वाली है और हजारों की संख्या में जो वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको वो डिग्रियां बांटती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं पहले से पूरा की जा रही हैं। जो ब्रीफिंग है प्रशासनिक स्तर से पुलिस व्यवस्थाओं को लेके वो दिया जा चुका है डीजीपी की तरफ से। और ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप देने का जो काम है वो प्रदेश के सभी अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। जी ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जौली ग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था और विस्तारीकरण अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा के दौरान यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु टिकट बुकिंग और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देने को कहा है। तो वहीं विकासनगर अंतर्गत सेलाकुई में शुरू हुए 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ कर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने भी शिरकत की। माया ग्रुप ऑफ कॉलेज ने छात्र छात्राओं में कृषि के प्रति जागरूकता प्रदान करने और स्थानीय कृषकों को कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर आयोजित इस कृषि मेले में छात्र छात्राओं सहित कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों ने स्टॉल के माध्यम से लगाई गई प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही और जिनका कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंजीर ने निरीक्षण कर उनकी सराहना की। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर संस्थान के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भारत उत्पाद के क्षेत्र में विश्व में नंबर 2 है और हम प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2030 तक हम विश्व के नंबर 1 उत्पादक होंगे। इसके लिए जैविक खेती पर हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर हम काम कर रहे हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और उत्पादों को बढ़ाया जा रहा है। हमारी प्रदेश की सरकार ने भी संकल्प लिया है कि जब हमारा राज्य 2025 में 25 साल का होगा, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। तो वहीं मसूरी में जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने मसूरी माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर मसूरी माल रोड अंबेडकर चौक के पास बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिसका रिक्शा चालकों और सभासदों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इस मौके पर लोगों ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का भी घेराव करके जमकर विरोध किया। सभासद गीता कुमाई, प्रताप पवार, दर्शन रावत, सरिता कोहली, सरिता पवार और रिक्शा चालकों ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपनी मनमानी कर बिना बोर्ड की सहमति के काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर और प्रतिबंधित समय में माल रोड में वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए माल रोड के दोनों बैरियर पर वाहनों के प्रवेश के लिए सख्ती करनी चाहिए, परंतु फेल नगर पालिका अध्यक्ष और अनुज गुप्ता माल रोड पर जगह जगह बैरियर लगवा रहे हैं। बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है ना, वो पालिका अध्यक्ष ने अपने आप को ये समझ लिया कि पूरी बोर्ड मैं ही हूँ, तो मैं ही सर्वे करवा हूँ, मैं जो निर्णय लूंगा वो मान्य है। वो डीएम के साथ बैठ के, एमडीडीए के साथ बैठ के खुद ही निर्णय ले लेते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ साफ भ्रष्टाचार की बू आती है। अगर आपको यातायात मैनेज करना है तो आपको अपने दोनों बैरियर पे ईमानदारी से फोकस होकर काम करना चाहिए कि कैसे हमें इसका संचालन तरीके से करना है कि गाड़ियां अंदर ना जाए। बीच बीच में बैरियर लगा के आपके पास कोई रूपरेखा, कोई नीति नहीं है
कि जो रिक्शा चालक है, जो हमारा टूरिस्ट आता है रिक्शा पे बैठ के जाता है, आप रिक्शा चालकों की रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। आपने टूरिस्ट के लिए भी कोई योजना नहीं है। आप पहले निर्माण करते हैं, फिर निर्माण को तोड़ दिया जाता है। आप सरकारी धन का भी दुरुपयोग करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसका विरोध करती हूँ। मसूरी नगर पालिका का दायित्व है कि वो मसूरी शहर के नागरिकों के हितों की रक्षा करे, लेकिन इनकी गतिविधियों और कार्यों से ऐसा लगता है कि मसूरी के नागरिकों के हित के बजाय ये अपने हित साधने में लगे हैं। ये बुलान लगाने का जो काम है, ये एक तरह से रिक्शा मजदूर और मसूरी के गरीब जो व्यापारी लोग हैं उनका उत्पीड़न का काम नजर आता है। यदि नगर पालिका मसूरी को गाड़ियों का आवागमन रोकना था तो माल रोड के जो एंट्रेंस हैं, प्रवेश द्वार हैं, वहां पर सख्ती होनी चाहिए और वहां पर गाड़ियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाना चाहिए था। लेकिन अपने किसी ठेकेदार को बुलान लगाने का ठेका देना था तो 8-10 लाख का ठेका दे करके अपने ठेकेदार को जो है उसको ठेका दे करके ये बुलान लगाने का काम है। नगर पालिका अभी काम कर रही है, वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष है, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए यहाँ पे सारे सभासद आगे कह रहे हैं कि हमारे ना ये बोर्ड में आया और ना हमें इसका संज्ञान है, लेकिन नगर पालिका एमडीडी से मिलकर किस तरीके से यहाँ के लोगों का सांस घोटने में लगी हुई है वो आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 और सुनने मारा 4 और बैरियर माल रोड के अंदर लगाने, तो इनकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? जब 2 बैरियर आपके पास हैं तो उन्हीं को आप नियंत्रित कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, गरीबों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, रिक्शे वालों को खत्म करने की साजिश है। इसके पीछे जिस तरीके से नगर पालिका ने झूलाघर बेच दिया, कंपनी बाग बेच दिया, ट्रॉली बेच दी, इको बैरियर बेच दिया, उसी तरीके से माल रोड को बेचने की बहुत बड़ी तो वहीं हमेशा विवादों से घिरे रहने वाला जेएनयू एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्वविद्यालय की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ विवादित नारे लिखे गए हैं। दीवारों पर लाल रंग से लिखा गया, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा और तुम शाखा लौट जाओ, अब खून बहेगा। विश्वविद्यालय परिसर में जाति विशेष के खिलाफ लिखी गई इन बातों से संत समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो हम 10,000 नागा सन्यासी जेएनयू भेजकर तुम्हें सुधार देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाने की मांग की है। जेएनयू का एक विषय आया है कि जेएनयू में भारत छोड़ो ब्राह्मण, भारत छोड़ो वैश्य समाज, बनिया, ये सब घर वापस जाओ अर्थात और नहीं तो खून खराबा होगा। अरे आप क्या संदेश देना चाहते हो? कट्टरपंथी जो लोग हैं देश में वो ऐसी संवाद दे करके, ऐसे संदेश दे करके भारतीय संस्कृति की जो अस्मिता है उसको समाप्त करना चाहते हो, उसे बिगाड़ना चाहते हो आप। इसलिए मैं किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज जेएनयू की घटना हो रही है वह कठोर निंदा का पात्र है। और जेएनयू से तो बड़े बड़े उच्च श्रेष्ठ विद्वान पढ़ करके विद्वान बन करके आए, आज वहां दीवारों पर लिखा जा रहा है कि भारत से ये लोग जाए, नहीं तो खून खराबा होगा। कितने लोग हो आप खून खराबा करने वाले? अगर बहुत आप तंग करोगे तो 10,000 नागाओं को जेएनयू में भेज दूंगा। 10,000 नागा जेएनयू में चले जाएंगे, क्या कर लोगे? पहाड़ के मरीजों को अब बोन मैरो बायोप्सी का टेस्ट कराने के लिए ऋषिकेश एम्स या दून के किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मरीजों के ये सुविधा मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की पैथोलॉजी लैब में मिल जाएगी और जिसकी फीस भी मात्र 100 रुपए होगी। अभी तक इन दोनों टेस्ट के लिए मरीजों को ऋषिकेश और देहरादून के बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था। पैथोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर गजाला रिजवी के प्रयासों से पैथोलॉजी विभाग में एमडी कोर्स की भी शुरुआत होने के साथ ही सीटों की अनुमति मिली है, जिससे यहां 4 सीटें द्वितीय वर्ष और 4 सीटें प्रथम वर्ष में संचालित हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सीएम रावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में जांच संबंधी जो भी परेशानियां मरीजों को होती थी उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक महिलाओं के लिए स्तन बायोप्सी की जांच नहीं हो पाती थी, लेकिन अब वो भी शुरू हो गई है। इस जांच के लिए महिलाएं मेडिकल कॉलेज के बेस चिकित्सालय पहुंच सकती हैं। एक्चुअल में हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री जी का ये उद्देश्य है कि जो है निःशुल्क और कम से कम खर्चे में जो है हमें मरीजों को राहत मिले।
उसी के तहत जो है पैथोलॉजी विभाग में ट्रू कट बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी की शुरुआत कर दी गई है। बोन मैरो एस्पिरेशन होता था यहाँ पे, लेकिन अब संख्या बढ़ गई। बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी। ट्रू कट बायोप्सी में जो है, जैसे ब्रेस्ट अगर बायो कहीं गांठ है, हमें पता करना है कि कहीं वो कैंसरस तो नहीं है, तो इसलिए ट्रू कट बायोप्सी की व्यवस्था होती है। निडल होता है, उसका निडल कॉस्टली होती है, तो हमारे यहाँ कोई निडल का शुल्क नहीं होता, केवल 100 रुपये में जो है ये सारी जांचें जो है उपलब्ध करा दी गई है। तो वहीं क्षेत्र की जन समस्याओं के निस्तारण करने को लेकर तहसील नैनबाग के रायका बहुउद्देशीय जन शिकायत शिविर हाल में जिलाधिकारी सौरभ गवार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र शिकायतें दर्ज के साथ अधिकांश शिकायतों का निस्तारण मौके पर होने पर शेष शिकायतें संबंधित विभाग को समय के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। और तहसील नैनबाग में आयोजित तहसील दिवस में ग्राम टटोर में लोनिवी ने सड़क निर्माण से क्षतिग्रस्त सिंचाई, गूल और पेयजल दुरुस्त न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई और शनिवार तक पेयजल, सिंचाई, गुल दुरुस्त करने के सख्त निर्देश के साथ ही कार्य पूर्ण न होने पर वेतन काटने के निर्देश भी दिए। 73 से 75 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें मैक्सिमम जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग से है, जिसमें कुछ उनके मुआवजा संबंधित हैं, कुछ डामरीकरण को लेकर के हैं और कुछ जो पूर्व में रोड बनी है उनके एक्सटेंशन को लेकर के है। तो मैक्सिमम जो इश्यूज मुझे जो आज दिखाई दिए वो दिखाई दिए कि डीपीआर संशोधन होने के लिए आए हुए, तो हमने उनको निर्देशित कर दिया है कि इसी माह दिसंबर में ही जितनी भी रोड्स हमारी पूर्व में भेजी गई हैं और उसको संशोधन करना है, उसको दिसंबर में ही आप पूर्ण करके वापस प्रेषित। तो वहीं ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। मोहन सिंह असवाल और उषा देवी, राजेंद्र गैरोला सहित तमाम लोग पिछले कई दिनों से अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन न्याय संघर्ष समिति में दो गुट बन गए हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पहले गुट के लोगों ने मोहन सिंह असवाल और उषा देवी को न्याय संघर्ष समिति से निष्कासित कर दिया, जिसको लेकर उषा देवी और मोहन सिंह असवाल ने प्रेस वार्ता की और मीडिया से मुखातिब होते हुए दोनों ने आरोप लगाया कि न्याय संघर्ष समिति ने जो आंदोलन चलाया है ये आंदोलन नहीं है, इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। हम लोग पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब इसको कांग्रेस के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। भाई देखो, चंदा के तौर पे तो नहीं, लोगों ने सहयोग किया है, चंदा नहीं कह सकते हम, लेकिन जो लोगों ने मंच पे आकर के पैसा दिया है और वो जो बीच में जो संयोजक के रूप में चेंज करके संजय सिलचवाल को अध्यक्ष बनाया गया, सारा पैसा उसके पास आता था। वो समिति को बताएगा कि कितना पैसा आया और क्या खर्चा आया उसमें, वो बताएगा। हमें मुझे भी नहीं है पता। इन्होंने संयोजक बनाई, टीम बनाई, लेकिन आज तक हटवाल जी भी हैं इसमें शामिल। हटवाल जी को पूछो ना, हटवाल जी खुद बोल रहे कि हमें भी नहीं पूछा। हटवाल जी भी संयोजक में, लेकिन परसों धमकी भी दे रहा था कि मैं पूछूंगा भी नहीं कभी किसी को, मैं खुद इसमें अध्यक्ष हूँ। सिलचवाल क्या कह रहे कि बोल रहे थे कि बोला मैं किसी को भी नहीं पूछूंगा। जब मैंने परसों यहाँ पे बात रखी सबके सामने कि हम केवल नाम मात्र के संयोजक हैं और हमें कभी किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, केवल टीम बनाई थी और हम केवल जनमानस को इकट्ठा करने तक सीमित रखा हमें, तो बोला कि तुम होते कौन हो, मैं कभी पूछूंगा भी नहीं आपको। आपको आता ही क्या है? किया है, सबने किया है, ऐसा अनुमान मुझे नहीं है, केवल वही बता सकते हैं कितना हुआ है। नहीं उन्होंने कोई रजिस्टर बना रखा, न कुछ बना रखा। पहले आपस में तय करते कि नहीं इसका रजिस्टर मत बनाओ, अगर ऐसा होगा तो इसका जवाब मांगा जाएगा, इससे बेहतर है कि रजिस्टर ही मत बनाओ इसका। वहीं द्वाराहाट विधानसभा के सुदूरवर्ती गांव चलेरा सिम में पांडव लीला की टीम पहुंची और पूर्व ग्राम प्रधान नारायण सिंह बिष्ट के आंगन में पांडव लीला का सुदूर मंचन किया। बता दें आपको कि इस पांडव लीला का मंचन अल्मोड़ा जिले और चमोली जिले के मध्य में स्थित कोलाड़ी गांव, जहां पर एक लंबी अवधि के बाद करीब 42 वर्षों के बाद इस पांडव लीला का कार्यक्रम किया गया। इसमें समस्त गांव वालों का सहयोग बराबर का है। पिछले 19 नवंबर से इस पांडव लीला का कार्यक्रम शुरू किया गया था और आज चुलेरा सीम के पूर्व ग्राम प्रधान ने इस लीला को निमंत्रण देकर अपने गांव में बुलाया, जिसे पांडव लीला के सम्मानित सदस्यों ने स्वीकार कर यहां पहुंचे। बता दें कि इस दल में 21 लोग होते हैं। पांडव लीला ग्राम कोलानी में हो रही है। गांव से निमंत्रण हमें मिला है चुलेरा सीम से।
गांव की खुशहाली के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पांडवों का आशीर्वाद गांव में फले फूले अच्छा रहे, इस उपलक्ष्य में आज निमंत्रण पे यहाँ पे पधार रखे हैं। तो वहीं भारत सरकार के शासनादेश के क्रम में ग्राम धारा, झिरना, कोटीरो तथा लाल ढाक के कुल क्षेत्रफल 403 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग को सौंप दिया गया था, जिसमें तहसील कोटद्वार के ग्राम धारा, झिरना मल्ला, झिरना तल्ला, कोठीरो के कृषकों को वहां से विस्थापित करते हुए शासन ने उस जगह को कॉर्बेट पार्क को हस्तांतरित कर दिया और कोटद्वार के ग्राम धारा, झिरना मल्ला, झिरना तल्ला, कोठीरो के कृषकों को आम पोखरा वन ब्लॉक, काशीपुर प्रतापपुर वन ब्लॉक और मानपुर फिरोजपुर वन ब्लॉक में विस्थापित किया गया है। ये धारा, झिरना, कोठीरो का जो एरिया था, जो जब कॉर्बेट को दिया गया तो उसको उस गांव में राजस्व गांव में जो लोग रहते थे उनको विस्थापित किया गया मानपुर फिरोजपुर में। तो वो मानपुर फिरोजपुर का जो क्षेत्रफल था वो 106.52 हेक्टेयर था, जिसको कि उनका रेवेन्यू विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया था और ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने उसको राजस्व भूमि घोषित करते हुए उनके लोगों को जमीन बांट दी गई थी। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि साहब वो जब बंदोबस्त हम करने जा रहे हैं वहां पे, तो बंदोबस्त में जब एरिया मिलान कर रहे हैं तो वो एरिया उतना नहीं आ रहा जितना कि वास्तव में जो शुरू में दिया गया। तो वहीं अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील नारायण बगड़ में आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 30 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों का समयबद्धता के साथ निस्तारित करने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। और इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कहा कि आमजन की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निराकरण करना सुनिश्चित करें। आज लगभग 60 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसमें सबसे अधिक पीएमजीएसवाई की लगभग 13 शिकायतें और आपके हाइडल की और पीडब्ल्यूडी की 7 शिकायतें थी और अधिकतर शिकायतों में ये प्रयास किया गया कि तत्काल मौके पर ही निस्तारण किया जा सके, जो कि मौके पर निस्तारित होने वाली है। इसमें लगभग 30 के लगभग शिकायतें जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है और शेष शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन जैसे भी जिससे की समस्या है उसके अनुसार समय दिया गया है और इतने दिन के पश्चात विभागों से आज्ञा ली जाएगी कि उन्होंने वो कार्य पूर्ण कर दिया है या नहीं किया। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।